Good morning, dear learners. This is Miss Preeti Narwal. Welcome back to Narwal Study Point. कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल. तो आज हम लोग करने वाले हैं ज्योग्राफी क्लास 10th का चैप्टर 5, दैट इज़ मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, यानी कि खनिज एवं ऊर्जा संसाधन. इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे वो टॉपिक हमारे रहेंगे खनिज, यानी खनिज क्या होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस होती है खनिजों की हमारी लाइफ में, खनिजों के होने की विधि यानी कौन सी प्रोसेस से हम लोग खनिज जो हैं वो प्राप्त करते हैं, खनिजों का वर्गीकरण, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, खनिज ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण, ऊर्जा के संरक्षण स्रोत, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत और संसाधनों का संरक्षण आदि, इन सब के बारे में, मतलब इन सब टॉपिक्स के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं आपकी आज की क्लास. खनिज और ऊर्जा संसाधन हमारा चैप्टर रहेगा. इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं खनिज क्या होते हैं. तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही आपको अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ अपने एग्ज़ाम में लिखनी होती हैं. इसमें आप लोग एक डेफिनेशन लिखोगे. खनिज क्या होते हैं? प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो. सिर्फ इतनी सी बात आपको लिखनी है. अगर आपसे पूछा जाए खनिज क्या होता है 1 मार्क में, इससे ज़्यादा आपको ना ही कुछ लिखना है, ना इससे कम लिखना है. तो रिपीट कर रही हूँ मैं. प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ, यानी खनिज एक ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्रकृति में हमें मिलते हैं, जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो, यानी एक केमिकल कंपोजिशन जिसका हो, उसको क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं. तो खनिज हमारे जीवन का अनिवार्य हिस्सा है. अनिवार्य हिस्सा कैसे हैं? हमारी बॉडी में भी बहुत सारे खनिज होते हैं, जैसे कि सोडियम, आयरन, मैग्नीज, फॉस्फेट वगैरह. ये सारे क्या हैं? खनिज हैं जिनसे हमारी बॉडी बनी हुई है. हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली लगभग हर चीज़ खनिजों से बनी होती है. जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं ना अपने डेली लाइफ में, वो हर एक चीज़ खनिज से बनी हुई है. एक निश्चित आंतरिक संरचना के साथ सजातीय प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? खनिज कहा जाता है. ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ. अब हमारे लिए खनिजों का क्या महत्व है? हमारे दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली लगभग सभी चीज़ें, छोटी पिन से लेकर के बड़े जहाज तक, सभी किससे बनी होती हैं? खनिज से बनी होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मीनारे, मशीनरी, बर्तन, परिवहन के साधन, रेलवे लाइन और पुल यानी ब्रिज, वो सारे क्या हैं? खनिजों से बने हुए हैं. यहाँ तक कि जो भोजन हम खाते हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया था हमारी बॉडी में भी बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, तो जो भोजन हम खाते हैं ना, उसमें भी खनिज होते हैं. तो इससे आप लोग पता कर सकते हो कि खनिजों की इम्पोर्टेंस कितनी है, कितना महत्व है उनका हमारी लाइफ में. अब देखिए, जो खनिज होते हैं ना, जो पाए जाते हैं हमारे प्राकृतिक वातावरण में, जो पाए जाते हैं, ये बात हमने करी थी, वो ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्राकृतिक वातावरण में पाए जाते हैं. लेकिन प्रकृति में खनिज हमें प्योर फॉर्म में नहीं मिलते, वो किसी इम्प्योरिटी के साथ पाए जाते हैं. तो अयस्क उसको बोलते हैं जब हमारा जो खनिज है वो किसी इम्प्योरिटी के साथ हो, यानी मिनरल होगा प्लस इम्प्योरिटी होगी. तो M+I यानी मिनरल प्लस इम्प्योरिटी जब होंगी, उसको क्या बोलते हैं? अयस्क बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में उसको ओर बोलते हैं, ORE, और बोला जाता है. खनिज आमतौर पर अयस्कों में पाए जाते हैं. एक अयस्क एक प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला पदार्थ होता है जिसमें पर्याप्त मात्रा में एक या एक से अधिक खनिज तत्वों के साथ मिश्रित होते हैं, यानी मिक्सचर होता है किसका? खनिज का, प्लस कोई और इम्प्योरिटी उसके अंदर मिली हुई हो सकती है, उसको अयस्क बोला जाता है. खनिजों की प्राप्ति की विधि, यानी खनिज जो हैं वो किन किन रूपों में पाए जा सकते हैं? फर्स्ट वन है आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों में. अब आग्नेय और कायांतरित चट्टानों के बारे में आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा. तो आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में खनिज दरारों, भ्रंशों और जोड़ों में हो सकता है. छोटी घटनाओं को नसें कहा जाता है, और बड़ी को लोड्स यानी लेयर्स कहा जाता है. आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में बेसिकली खनिज कैसे पाए जाते हैं? अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को बताने की कोशिश करूं, तो आग्नेय चट्टानें कैसे बनती हैं या कायांतरित चट्टानें कैसे बनती हैं? जो मैग्मा होता है, लावा होता है, वो एक तरल रूप में होता है. जब वो तरल रूप में यानी लिक्विड फॉर्म में जो मैग्मा लावा होता है, वो दरारों के सहारे जब हमारी
ये क्या है, मान लो लिक्विड फॉर्म में है, मैग्मा है हमारा, लावा है। जब ये दरारों के सहारे अलग अलग जगह से क्या है भूपृष्ठ पर आने की कोशिश करता है। भूपृष्ठ क्या होती है, हमारी जो अर्थ की सरफेस है उसके ऊपर आने की कोशिश करता है, और ऊपर आकर के, अब नीचे क्या है लिक्विड स्टेट में है, गर्म होगा, तो ऊपर आकर के जो ये जम जाता है, यहाँ पर जो ये जमाव हो जाता है अर्थ की सरफेस पर, उसको क्या बोला जाता है, वो चट्टान बन जाती है। वो शैल जो हैं वो क्या बन जाती हैं, चट्टान बन जाती है। और उन चट्टानों में ही क्या पाए जाते हैं, हमारे मिनरल्स पाए जाते हैं। तो इस तरीके से आग्नेय और कायांतरी चट्टानों में हमारे खनिज पाए जाते हैं। ज़्यादातर मामलों में वे तब बनते हैं जब तरल पिघले हुए गैसीय रूपों में, ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जब मैग्मा और लावा गैस के रूप में होते हैं, लिक्विड के रूप में होते हैं, वो दरारों के सहारे हमारी अर्थ की सरफेस पे आकर के उनका जमाव हो जाता है। वो शैल से क्या बन जाते हैं, चट्टानें बन जाती हैं। और उन चट्टानों के लिए इसमें हमें क्या पाया जाता है, देखो ठंडे होकर के वो क्या है जम जाते हैं। कौन कौन से मेन जो खनिज हैं वो पाए जाते हैं कायांतरित और आग्नेय चट्टानों में। मेन है इसमें टीन, तांबा, जस्ता और शीशा। अब अवसादी सेलों की परतों के द्वारा कौन कौन से खनिज मिलते हैं और कैसे मिलते हैं। अब अवसादी चट्टानों में क्या है, तलछटी चट्टानों में कई खनिज संस्तरों या परतों में पाए जाते हैं। इनका निर्माण क्षैतिज क्षत्रों में निक्षेपण, संचयन तथा सांद्रण के फलस्वरूप होता है। ये थोड़ा ज़्यादा टफ हो जाएगा आप लोगों के लिए, अगर इजी लैंग्वेज में बताऊँ आपको। तो अवसादी चट्टानों में क्या होता है, अवसादी चट्टानों में जब भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा चट्टान टूटती है, यानी या तो कोई केमिकल फॉर्मेशन उसमें हो रहा हो जिस वजह से चट्टान टूट रही है, या फिर कोई फिजिकल फॉर्मेशन हो रही हो चट्टान के अंदर, तो उस वजह से जब चट्टान टूटती है तो टूटने से क्या होता है, उसमें जो खनिज उपस्थित हैं उस चट्टान में वो अयस्क के रूप में रह जाते हैं। और फिर हम उस अयस्क से क्या करते हैं, अपने प्योर खनिज को, प्योर मिनरल को निकाल लेते हैं। तो अवसादी चट्टानों में बेसिकली क्या होता है कि जब चट्टान टूटती है, ये हमारी चट्टान है, जब ये चट्टान टूटती है किसी भी फॉर्मेशन की वजह से, किसी भी वजह से, इसमें दो वजह बताई गई हैं, भौतिक या रासायनिक। इन दो प्रोसेसेस के थ्रू जब हमारी चट्टान टूटती है तब उसमें क्या होता है, जो खनिज उपस्थित थे, जो मिनरल उपस्थित थे, वो अयस्क के रूप में रह जाते हैं, एक ओर के रूप में रह जाते हैं, और बाद में हम उस ओर से क्या करते हैं, अपने प्योर मिनरल को निकाल लेते हैं। तो अवसादी चट्टानों से इस तरीके से हमें खनिज मिलते हैं। अब है सतही चट्टानों का अपघटन। उससे कैसे मिलते हैं, जब सतह की चट्टानों का अपघटन हो जाता है, सरफेस की जो चट्टानें हैं उनका अपघटन हो जाता है और घुलनशील चट्टानों को हटा दिया जाता है, तो यह खनिज अयस्कों से युक्त अपक्षयित सामग्री के अवशिष्ट द्रव्यमान को छोड़ देता है। जैसे बॉक्साइट होता है हमारा, वो इन्हीं सतही चट्टानों से हमें मिलता है, इन लेयर वाली चट्टान से हमें मिलता है। अब जलोढ़ निक्षेपण या प्लाजर निक्षेप किसे कहा जाता है, कुछ खनिज घाटी तलों की रेत और पहाड़ियों की तलछटी में पाए जाते हैं। अब हमने पढ़ा था मिट्टी वाले चैप्टर में कि जो हमारी जलोढ़ मृदा होती है ना, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती हैं। अब इसी जलोढ़ मृदा में हमारे कुछ खनिज पाए जाते हैं, और इन खनिजों को कैसे निकाला जाता है, इनमें बेसिकली वो घुलनशील हो जाते हैं। अब देखो जल से संक्षारित नहीं होते, अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें, जल से संक्षारित नहीं होते, इसका मतलब है कि वो वाटर में सोल्यूबल नहीं है, जल में घुलनशील नहीं है। तो जब हमारी जलोढ़ मृदा में खनिज जो हैं वो उपस्थित होते हैं और वो जल में घुलनशील नहीं होते, अब देखो जो मान लो सॉल्ट है, सॉल्ट भी क्या है, एक मिनरल है, लेकिन वो जल में घुलनशील है, सोल्यूबल है वाटर में। तो उसके अलावा ऐसे खनिज जो सोल्यूबल नहीं है वाटर में और वो जलोढ़ मिट्टी में पाए जाते हैं, मान लो ये हमारी जलोढ़ मिट्टी है, इस मिट्टी में कुछ ऐसे खनिज हैं, इस मिट्टी में कुछ ऐसे खनिज हैं हमारे जो पाए जाते हैं, लेकिन वो पानी में घुलनशील नहीं है। अब जब हमने इस जलोढ़ मृदा में इरिगेशन करी, सिंचाई करी, तो ये पानी में घुलनशील नहीं थी, ये इसकी सतह पर ही जमे रहे, तो ऐसे जलोढ़ जमाव हो गया, और जो ये जलोढ़ जमाव हुआ इसको क्या बोला जाता है, प्लाजर निक्षेप बोला जाता है। यानी जब जलोढ़ मिट्टी में ऐसे खनिज जमा हो जाते हैं जो जल में घुलनशील नहीं है, उसको प्लाजर निक्षेप बोलते हैं। उस जगह को, उस मिट्टी वाली जगह को जहाँ पर, अब ये एरिया मान लो ये जलोढ़ मिट्टी का एरिया है, इसमें कुछ ऐसे खनिज पाए जाते हैं जो जल में घुलनशील नहीं है। जब हमने इसकी सिंचाई करी, इरिगेशन करी, या पानी इसके ऊपर जब भी आया, तो वो पानी के साथ नहीं बहे, यहाँ पर उनका जमाव हो गया। उस एरिया को, इस पूरे के पूरे एरिया को क्या बोलेंगे, प्लाजर निक्षेप बोलेंगे।
तो अगर कोई आपसे पूछे कि प्लाजर निक्षेप क्या है, जी प्लाजर निक्षेप एक ऐसा एरिया है जहाँ पर जलोढ़ मृदा में हमें खनिज पाए जाते हैं। और कौन कौन से खनिज जो हैं वो जलोढ़ जमाव के रूप में हमें मिलते हैं, इसमें सोना, चांदी, प्लेटिनम और टिन ऐसे खनिज हैं जो हमें जलोढ़ जमाव के रूप में मिलते हैं। अब महासागरीय जल के रूप में कौन कौन से खनिज हमें पाए जाते हैं, इसमें कई खनिज होते हैं। सामान्य यानी महासागर में कौन कौन से खनिज हैं, सामान्य नमक, मैग्नीशियम, ब्रोमीन समुद्र के पानी से प्राप्त होते हैं, जबकि मैग्नीज पिंड समुद्र के तल में पाए जाते हैं। तो ये कुछ खनिज थे जो हमें महासागरों से मिलते हैं। अब खुदाई क्या होती है, पृथ्वी की खुदाई करके, खुदाई या फिर खनन जिसको बोला जाता है, पृथ्वी की खुदाई करके उपयोगी और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य खनिजों का निष्कर्षण, यानी कि जब मिट्टी को खोद करके खनिज निकाले जाते हैं जो हमारे लिए उपयोगी हों या फिर व्यवसाय के रूप में व्यवहार्य हों, उन खनिजों को जब खुदाई करके मिट्टी से निकाला जाता है उसको खनन कहा जाता है। खनिजों के वर्गीकरण का आधार, यानी खनिज किस के आधार पर बांटे गए, हम कुछ ना कुछ तो ऐसे फैक्टर रहे होंगे जिस आधार पर खनिजों को बांटा गया है। तो वर्गीकरण किस आधार पर है, उनके रंग के आधार पर, चमक के आधार पर, कठोरता के आधार पर, घनत्व के आधार पर और क्रिस्टलीकरण यानी क्रिस्टलाइजेशन के आधार पर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन करी है मिनरल्स की, यानी वर्गीकरण किया है खनिजों का। अब खनिजों का वर्गीकरण जो है वो मेनली 3 तरीके से किया गया है, 3 रूप में किया गया है, धात्विक खनिज, गैर धातु खनिज और ऊर्जा खनिज। अब हम लोग पढ़ेंगे धात्विक खनिज कौन से होते हैं, ऐसे खनिज धातुओं से युक्त खनिज होते हैं, यानी ऐसे खनिज जिनमें धातुएं होती हैं, खनिज धात्विक खनिज कहलाते हैं, जैसे कि सोना, चांदी, टंगस्टन आदि। 3 प्रकार के ये होते हैं। फेरस, फेरस कौन से होते हैं, जिसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है, उदाहरण के लिए लोहा, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, ये सारे क्या हैं, फेरस खनिज हैं। एलो खनिज कौन से होंगे, जिसमें लोहे के अंश नहीं पाए जाते, जैसे कि तांबा, सीसा, टिन, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। कीमती खनिज कौन से, हमारे सोना, चांदी, प्लेटिनम वगैरह। अब लौह खनिज कौन से होते हैं, ये धात्विक खनिजों के उत्पादन की ये कुल मूल्य का लगभग 3/4 हिस्सा है। वे धातुकर्म उद्योग के विकास के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं, यानी इंडस्ट्री के लिए ये बहुत ज़्यादा एक बेस प्रोवाइड करते हैं हमें। लौह अयस्क और मैग्नीज लौह खनिजों के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। लौह अयस्क यह मूल खनिज और औद्योगिक विकास की रीढ़ है, यानी हमारी जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसकी रीढ़ की हड्डी जो है वो किसको बोला जाता है, लौह अयस्क को बोला जाता है। भारत के पास अच्छी गुणवत्ता वाले लौह अयस्क के प्रचुर संसाधन हैं। कौन कौन से हैं, 2 लौह अयस्क मेनली हमारे भारत में हैं जो बेस्ट क्वालिटी के हैं। सबसे बेस्ट है मैग्नेटाइट। सबसे बेस्ट कौन सा लौह अयस्क है, मैग्नेटाइट, यह सबसे अच्छा लौह अयस्क है। इसमें 70% तक आयरन की मात्रा होती है। अब अयस्क हमने पढ़ा था, अयस्क क्या होता है, जिसमें हमारा मिनरल होता है प्लस कोई इम्प्योरिटी ऐड होती है, मिक्सचर होता है। ये मिनरल एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो मैग्नेटाइट एक ऐसा लौह अयस्क है, एक ऐसी इम्प्योरिटी, एक ऐसा ओर है जिसमें 70% तक आयरन की मात्रा होती है। मैग्नेटाइट में क्या है, चुंबकीय गुण होते हैं, यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें। हेमेटाइट, अब हेमेटाइट में कितने परसेंट तक लौह तत्व होते हैं, 50 से 60% तक। उपयोग की जाने वाली मात्रा के संदर्भ में ये सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है। उपयोग की मात्रा वाली बात अगर करें, यानी कि सबसे ज़्यादा उपयोग कौन सा होता है, हेमेटाइट उपयोग होता है, जिसमें 50 से 60% तक लौह तत्व पाए जाते हैं। भारत में लौह अयस्क की प्रमुख पेटियाँ कौन सी हैं, भारत में लौह अयस्क की मेनली 4 पेटियाँ हैं। उड़ीसा झारखंड पेटी, महाराष्ट्र गोवा पेटी, बेलारी चित्रदुर्ग, चिकमगलूर तुमकुर बेल्ट और दुर्ग बस्तरपुर चंद्रपुर पेटी। ये कुछ पेटियाँ थी जो क्या हैं, हमारी लौह अयस्क की बेल्ट थी। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट लौह अयस्क के बारे में और ऊर्जा संसाधनों के बारे में, यानी जो भी आपके चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक होंगे उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है, आई डोंट थिंक सो कि कोई डाउट होगा, बहुत ज़्यादा ईजी चैप्टर है हमारा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग।